अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात के बाद से आज मुल्क में दूसरी बार 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा अपसेट देखने पड़ा। आज होने वाले जो इंतखाबात हैं इनमें तहरीक इंसाफ को अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जो सीट थी उस वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि कराची की नशस्तों पर मुकाबला भी जारी है। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का वहाँ पर क्या रिज़ल्ट आता है। प्रोग्राम के शुरू में ही हम वहाँ से हमारे रिपोर्टर होंगे हमारे साथ, उनसे इस बारे में अपडेट लेंगे। प्रोग्राम में जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात की। उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों को मुल्की मामलात और हुकूमती उमूर से मुताल्लिक़ जो मुश्किलात हैं उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों से मुलाकात में जो एक अहम बात थी वो ये नज़र आई कि ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा तंग नज़र आए। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी से हक़ाइक़ लेने के लिए, काम लेने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये गुज़श्ता हुक्मरानों की छोड़ी हुई हम अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के आगे घुटने टेक दिए हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं, उनकी हुकूमत काम नहीं ले पा रहे हैं, तो नाकाम कौन हुआ? ब्यूरोक्रेसी नाकाम हुई या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी टीम नाकाम हुई जो काम नहीं ले पा रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात निपटाने के लिए तहरीक इंसाफ की जो नातजर्बाकारी है ये आड़े आ रही है? आम सवाल ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ अब क्या हरबे इख्तियार करेगी, जबकि इससे पहले हमने देखा कि 14 सितंबर को जब इस्लामाबाद में ब्यूरो से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा क्या था, ज़रा ये सुनिए। ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर कि हमारे ये आप किसी सूरत हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। ये आज एश्योरिटी देता हूँ अभी कि आप पूरी तरह काम करें, कभी भी कोई भी आपकी गलती हो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। हम इंश्योर करेंगे कि आपके ऊपर किसी तरह का गलत प्रेशर ना पड़े। बहुत ही नरम रवैया था और इस पर उस वक्त भी तनकीद की थी सहाफ़ियों ने, लोगों ने। तो क्या इमरान खान का ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इतना नरम रवैया था उनके लिए अब ये मुश्किलात पैदा कर रहा है? इमरान खान ने कल ये भी बात की कि जो शोर मचाने वाले सियासतदान हैं ये मुजरिम है, एहतसाब से बचने के लिए मसनूई बहरान खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब किसी को NRO नहीं मिलेगा, जिसके रद्द-ए-अमल में आज आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा कि ना ये हुकूमत चल सकती है ना ये मुल्क को चला सकते हैं। नून लीग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी अब हुकूमत पर तनकीद में जो है ना वो तेज़ी देखने में आ रही है। क्या इसकी वजह अपोजिशन की लीडरशिप के खिलाफ जारी जो नैब में मुकदमात हैं या ये तनकीद आने वाले दिनों में हुकूमत मुखालिफ किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक का पेश खैमा बन सकती है? क्योंकि ये भी कहा गया आसिफ जरदारी की जानिब से कि तमाम सियासी जमातों को उन्होंने अपोजिशन में कहा कि इनके खिलाफ करारदाद लेके आए। आसिफ जरदारी ने एक और बड़ी अहम यह बात ये भी की कि मुझे NRO से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्या वजह है कि मुल्क में एक बार फिर से NRO की बातें हो रही हैं, ये बाज़गश सुनाई दे रही है? हमने देखा कि इमरान खान ने जब कौमी असम्बली में पहला खिताब किया था तब भी उन्होंने NRO की बातें की थी, ज़ोर ज़ोर से कहा था कि हम किसी को NRO नहीं लेने देंगे। और आज आसिफ जरदारी साहब ने भी NRO की बात की कि अब वाकई पसे पर्दा कोई NRO के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी जानिब से 18वीं तरमीम में तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है। वो उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे कि इसमें तब्दीली लेकर आएँ। किस हद तक कि उनका मुतालबा जायज़ है, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है जी कि तहरीक इंसाफ की सैनेट में जो मेजॉरिटी है ये कितनी है? सब जानते हैं कि बहुत कम है। तो सैनेट में मेजॉरिटी कम होने की वजह से वो तो कोई तरमीम भी पास करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर 18वीं तरमीम में किस तरह वो तब्दीली लेकर आ सकते हैं? क्या मकसद है इस मुतालिबे का? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ अली साहब हैं कराची स्टूडियो से, उस्मान डार चेयरपर्सन यूथ प्रोग्राम इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस्लामाबाद से हमें नून लीग के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अली साहब, इससे एक बात तो वाज़ेह होगी कि लोग अभी टाइम देना चाहते हैं। अब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने अभी तक कराची में कोई काम तो नहीं किया। एक तो मकसद ये हो सकता है कि लोग
एक तो जो MQM से नाराज़गी है उसका एक वोट है, MQM का जो एक खौफ था, जो MQM का पिछले दिनों में जो उनके बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए, जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ, जो इनकी कारकर्दगी रही, उससे नाराज़गी का भी वोट है। और सबसे बढ़कर ये कि जो भी हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे कि महंगाई भी हो रही है, डॉलर भी बढ़ गया है, कुछ ऐसे इकदाम है जिससे आवाम नाराज़ है, लेकिन कराची की आवाम लगता है कि एक स्पेस देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को। हाँ शाजिया, मेरा अपना ख्याल है कि आपका असेसमेंट जो है वो सही है। मैं गया था आज, मैं वोट करने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ देखने के लिए गया था। इसलिए कि अगर मैं जाता वोट करने के लिए तो फिर लोगों को पता चलता कि मैं किसके कैंप में गया हूँ और उनसे नंबर लेके अब जाऊंगा उसके दफ्तर वोट देने के लिए। तो उससे वो महसूस होता है कि मेरी भी एक कोई पार्टी है जिसके लिए मैं वोट देना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर ये एनालिस्ट हैं इसलिए कि हमारे दोस्त MQM के और PPP के वो सेल्फीज ले रहे हैं और कह रहे हैं ये और वो, मुझे अच्छा नहीं लगा कि जाके कहूँ कि किसके लिए मैं वोट दूंगा। सो आई डिड नॉट वोट। मगर 15 से 20% टर्न आउट आज है, बहुत कम टर्न आउट, कोई ख़ास जोश और जज्बा नहीं था। और PTI बहुत कॉन्फिडेंट थी, जिधर मैं गया था 2-3 जगह वो कॉन्फिडेंट थे जीतेंगे, और वाकई उनका कॉन्फिडेंस सही था और वो जीत गए। तो मेरे ख्याल में एक दो लोगों ने ये ज़रूर कहा कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्शन क्यों इतने जल्दी हो रहे हैं, कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और ये और वो। मगर ज़्यादातर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मेरे ख्याल में कि सबको पता था कि रिजल्ट्स वर फेयरली ऑब्वियस। लेकिन एक अपसेट है जो KP में ये लोग अपनी सीट जीत गए, गवर्नर की छोड़ी हुई सीट वहाँ पर हार गए हैं PTI वाले, ये एक अपसेट हुआ है इन्हें KP में। करेक्ट अच्छी बात है भाई। हाँ। कोई ऑपोजिशन होना चाहिए, सही। इन लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी ये कहते हैं हर चीज़ नहीं एक्सेप्ट होता है, इसलिए कि इमरान खान की पार्टी है। लोग ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, लोग देखते हैं कि इनकी हरकतें क्या हैं और प्राइसेस जो बढ़े हैं इसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। सही। हिलाली साहब आगे बढ़ते हैं। अब कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सहाफ़ियों से बात की और पुलिस से बड़ा वो तंग नज़र आए, ब्यूरोक्रेसी से बड़ा तंग नज़र आए। बोले जी ब्यूरोक्रेसी से हक़ाइक़ लेने के लिए, काम लेने के लिए बड़ा ज़ोर लगाना पड़ा है। हालांकि अभी हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में वो क्लिप भी चलाया जिसमें वो बड़ा नरम रवैया इख्तियार किए हुए थे जब इस्लामाबाद में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से बात की, जिसमें वो कह रहे थे आप गलती करें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बड़ी उन्होंने स्पेस दी। जब पिछले महीने सहाफ़ियों से उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने तो सारी वही करप्ट टीम इकट्ठी कर ली है जिसके खिलाफ आप जलसों में जुलूसों में बातें किया करते थे। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि वो क्या करें, कहाँ से लाएं अब टीम बनाने के लिए, और फिर बोले कि उनकी टीम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अरबाब शहजाद और हसन खान 6 माह से ब्यूरोक्रेसी की टीम पर काम कर रहे हैं, वो ही सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो सिलेक्शन कर रहे हैं आपको उन लोगों को भी चेंज करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों की आपने ड्यूटी लगाई है कि वो ब्यूरोक्रेसी को जो है ना वो टीम बनाएं, इसका मतलब वो सेलेक्ट करने वाले लोग ठीक नहीं। और दूसरी बात ये कि सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे इदारे आपके अंडर हैं, तो आप ये शिकायत क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप नाकाम है, ब्यूरोक्रेसी नाकाम नहीं है, आप अपनी नाकामी को जाहिर कर रहे हैं। ये दूसरी बार आप ब्यूरोक्रेसी से नाराजगी का जो है ना वो इजहार कर चुके हैं और अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं। हिलाली साहब बहुत अच्छा कहा, और मैं आप थोड़ी सी बात सुने। ये जो मोहम्मद शहजाद अरबाब है इसका बैकग्राउंड देखें। ये चीफ सेक्रेटरी था खैबर पख्तूनख्वा पे और परवेज खटक ने उसको निकाला। हाँ। जब ये निकला उधर से तो भागा अपने दोस्त के पास, फवाद हसन फवाद। वो उसको कहा अच्छा तुम्हारे को मैं लगा देता हूं सेक्रेटरी सैफरॉन। जब वो सैफरॉन के सेक्रेटरी लगने लगा तो जनरल बलोच तो थे, उसको भी ऑब्जेक्शन थी इसके खिलाफ। उन्होंने कहा नहीं ये आदमी इज नॉट सूटेबल। मगर फवाद हसन फवाद ने उसको कन्विंस किया कि मार्च 2017 तक इसका सर्विस है, तो कुछ महीने रह गए हैं, इसको खत्म चलने दें। तो फिर उन्होंने वो ऑब्जेक्शन विड्रॉ किया, ये सेक्रेटरी सैफरॉन बन गया। अब जब मार्च 2017 में रिटायर हुआ तो आप यकीन करें कि ये बनना चाहता था फाटा का चीफ एग्जीक्यूटिव, मगर फिर परवेज खटक ने ऑब्जेक्ट किया। तो जब देखा कि मैं वो उधर नहीं जा रहा हूं, ये गया सरताज अजीज साहब के पास।
सरताज अजीज साहब ने इनको मदद की। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इमरान खान के पार्टी को आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इस तरीके से वो इमरान खान के पार्टी पे आया। डार साहब, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, जब से मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जो इतने बेबस हों ब्यूरोक्रेसी के आगे और पुलिस के आगे। तो आप लोगों की नाकामी है जिसका आप इनडायरेक्टली एतराफ कर रहे हैं। देखिए शाजिया, मैं ज़फ़र हलाली साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, माशाल्लाह मैं इनको सुनता रहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं और जिस तरह ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं फ़वाद हसन फ़वाद और अरबाब शहजाद साहब का, जैसे ये तीनों मिल के इकट्ठे कॉफ़ी पीते रहे हैं, किसी के साथ जान पहचान होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अरबाब शहजाद साहब, मैं आपको बताता चलूँ, कौम भी मुझे सुन रही है, जो हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सेल था, जो ज़बरदस्त तरीके से हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और फिर आपने देखा जीता भी और हमारी हुकूमत भी बनी, उसको हेड कर रहे थे। तो अरबाब शहजाद साहब, चले वो तो बात ठीक होगी, लेकिन आप देखिए ना ब्यूरोक्रेसी की टीम कौन बना रहा है? अरबाब शहजाद और हसन खान। मैं उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि 6 महीने उन्होंने काम किया, अगर नहीं सेटिस्फाइड तो आप इनको चेंज कर दें। मैं समझता हूं शाजिया, प्राइम मिनिस्टर की, देखें प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहना क्या चाह रहे हैं ये सुने। एक ब्यूरोक्रेसी जो गुज़श्ता 10 साल से, मैं पंजाब में ले लेता हूँ, मरकज़ में भी ऐसे ही था, गुज़श्ता 10 साल से 5 साल पीपल्स पार्टी रही है, 5 साल PMLN वाले हैं, इंतहाई पोलिटिसाइज्ड हो चुकी है जो ब्यूरोक्रेसी है। और आपको पता ही है जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने सिंगल हैंडेडली सूबा पंजाब चलाया 10 साल, पुलिस को ले लें, दीगर महकमों को ले लें, और जो नैब की आज वो गिरफ्त में भी हैं वो इसी वजह से ही हैं कि इख्तियारात से उन्होंने तजावज़ किया है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो वो बात कर रहे हैं, हमने कोई हथियार नहीं डाल दिए, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा इस ब्यूरोक्रेसी को ट्रैक पे लाते हुए। पुलिस में रिफॉर्म्स हो रही हैं आज, जब वो रिफॉर्म्स आ जाएंगी उससे इंशाल्लाह ताला पुलिस सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट, अब रुकावटें कहाँ हैं? ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, मैं बताता हूँ कहाँ तंगी है शाजिया, मैं बताता हूँ, बात सुन ले। वो उन चंद, एक मेरी बात सुन ले जरा शाजिया, वो उन चंद लाडले ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो आज भी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो शरीफ खानदान के वक्त के हैं। अगर वो अपने इश्यूज को लेके पब्लिक में आ जाते हैं, बजाय वो अपने सीनियर से डिस्कस करें या उनको रिपोर्ट करें, उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जा रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही है। जावेद अब्बासी साहब, इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है, पिछले 30 सालों से जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपनी वफादारियां निभा रही। बड़ी मिसालें भी हैं, बड़े नाम भी बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक और वजह सामने आती है, जो खबरें भी सामने आती रहती है, जो हकीकत भी है, वो ये कि आप समझते हैं कि जो नैब इस वक्त एक्शन में है, ब्यूरोक्रेसी इससे भी खौफजदा है, नैब का जो रवैया है ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्या वो ये भी एक रुकावट हो सकती है नई हुकूमत के साथ चलने में? क्योंकि इसी दौरे हुकूमत में नैब कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हम समझते हैं कि पहले ना तो कोई तैयारी थी, ना कोई राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है, ना इन्हें ब्यूरोक्रेसी के बारे में अंदाज़ा था कि किस आदमी से हमने काम लेना है और किस आदमी ने अपॉइंटमेंट करनी है और किस आदमी को इन्होंने चार्ज दे दिया है। ये ऐसे सवालात हैं जो हर ब्यूरोक्रेट्स के माइंड में है। शाजी, आप जानती हैं जब इमरान खान साहब, ब्यूरोक्रेसी काम ही आप लोगों के साथ करना चाहती है, वफादारी ही आप लोगों के साथ है। जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो इमरान खान साहब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले लेके कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आया तो इनको भी उल्टा लटकाऊंगा। वो कहते थे कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ मिले हुए हैं, ये करप्ट हैं, ये करप्शन के उनका साथ देते रहे। और फिर देखें कि वो एक ब्यूरोक्रेट जिसने हमारे साथ काम किया, इंटीरियर सेक्रेटरी देख लें, FBR का चेयरमैन देख लें, स्टेट बैंक का गवर्नर देख लें, कोई भी ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब देख लें, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है 5 साल। इमरान खान साहब उनके मुताल्लिक बातें करते थे और आकर उनको सबसे बेहतर पोजीशन पे लगाई है, क्योंकि इमरान साहब को आकर अंदाजा हुआ कि ये सबसे बेहतर ब्यूरोक्रेट्स थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले कहा को कुछ पता ही कि नहीं इसाक डार साहब की पॉलिसी जो इकानमी की थी वो बेहतर थी और IMF के पास उनका जाने का बेहतर था। आज वक्त याद रखें कि कुछ दिनों बाद ये हमारे हुकूमत के एक वजीर का नाम ले लेके कहेंगे इनकी हुकूमत कि जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी ही नहीं थी। जिस तरह ये ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं, जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट्स के जरिए इन्होंने ये सारा मामला करना है, और आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इसका कंट्री में तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि वो पब्लिकली आकर कहें कि ब्यूरोक्रेट्स तो मेरी बात ही नहीं मानते। जरदारी साहब ने जो आज बातें की हैं कि मैंने NRO नहीं लिया, ये हुकूमत काम नहीं कर सकती, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अपोजिशन में उनको कहा कि इनके खिलाफ करारदाद लाई जाए, इसका क्या मतलब है? क्या हुकूमत गिराने की तरफ ये इशारा है? हो क्या सकता है? किस चीज़ की तैयारियां की जा रही हैं? और जो खान साहब ने कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा है NRO के ज़रिए और कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि सुलह कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या पस पर्दा वाकई सब चीज़ें चल रही हैं? चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मंजूर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आज जरदारी साहब ने कहा कि सियासी पार्टियों को मिलकर करारदाद लाना होगी, कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ना ये मुल्क को चला सकते हैं। कुछ ऐसा इशारा मिला, ऐसा इंदिया मिला कि कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं, कोई हुकूमत को क्या गिराने की बातें हो रही हैं, या कोई आप लोग ये चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को स्पेस दी ना जाए, टाइम दिया ही ना जाए? कि अगर ये मतलब है, अगर तो ज़रा बताएं। नहीं, देखिए, दो बुनियादी बातें जो जहां तक मैंने पूरी स्पीच तो नहीं उनकी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, लेकिन दो बातें उन्होंने कही। एक कि जब हमें हुकूमत मिली थी इससे वर्स्ट हालात थे, बुरे हालात थे। उस वक्त तो दहशतगर्दी का क्या आलम था, उस वक्त जो नेशनलिस्ट जमातें थी वो सारी की सारी बॉयकॉट करके बैठी हुई थी, और उस वक्त की कैफियत इकोनॉमी की ये थी कि इसाक डार साहब सिर्फ इस वजह से छोड़ गया कि उन्होंने कहा ये डूबता हुआ जहाज है, मैं तो इसको क्यों संभाले रखूं, या मैं क्यों इसके अंदर बैठा रहूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो हमारे पहले वजीर खजाना थे, नून लीग हमें छोड़ गई, सारी चीजें इस तरह से हुई। और जफर अलाली साहब बहुत सीनियर हमारे दोस्त हैं। देखिए, दुनिया के अंदर पूरी जो मुआशी बहरान था, सिर्फ बहरान नहीं था, रिसेशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में। क्या 1939 के बाद या 29 के बाद ये रिसेशन आया, या 74 का आया, वो छोटा था, ये बहुत गहरा रिसेशन था। इकोनॉमीज उड़ गई थी। उसके अंदर फिर दोबारा से नए सिरे से चीजों को बेहतर करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, रेवेन्यू को बढ़ाना, सारी चीजें हमने की। जो नहीं कर सके, मैं आज कहता हूं कि हम लोड शेडिंग नहीं कर सके, हमें नहीं करने दी इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और बाकी जो चीजें नहीं कर सके वो नहीं कर सके। एग्रीकल्चर को ठीक है, उन्होंने ये कहा। इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या था? नंबर 1 ये बात ठीक है कि इनका तजर्बा नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये किसी से पूछना भी गवारा नहीं कर रहे। मतलब अभी मेरे छोटे भाइयों की तरह है उस्मान डार, मैं हमेशा इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, ये बहुत फाइटर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं जो लोग इस किस्म के फाइटर हो। लेकिन देखिए ना, आपने जो PS to PM लगाया आजम खान, उसको मालूम जब्बा में बुला लिया गया है। आप परवेज खटक साहब को बुलाया, परवेज खटक साहब के खिलाफ इस वक्त 11 इंक्वायरीज चल रही हैं। अब आप कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं? तो मालूम जब्बा, पीडो, आपके ये बस, आपका बिलियन ट्री, आपका वो खैबर बैंक, एजुकेशन के अंदर, पुलिस के अंदर, इस कदर बड़े पैमाने पे इंक्वायरी शुरू हुई हैं कि वो हशर हुआ है। चूंकि इनकी कामयाबी ये थी कि KPK में ये कैमरा नहीं जाने दिया। अब जफर अलाली साहब जो पॉइंट्स ले रहे कि भाई आप किन ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं, मेरा शायद किसी के साथ जाती ताल्लुक भी हो, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो ठीक कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है। अगर आप उनको थ्रेट्स करेंगे वो नहीं काम करेंगे, छोड़ देंगे काम जिस तरह से छोड़ा। आपको प्यार भी करना है, लेकिन आप उनको साथ लेकर चलें, उनको कॉन्फिडेंस। और फिर एक आप हर किसी का होता है कि आप एक छल नहीं लगाते, उसमें से बेहतर लोगों को आपको भी ये लगता है कि जो नैब के एक्शंस हैं, नैब का जो रवैया है, ये भी इससे भी ब्यूरोक्रेसी जो खौफजदा है वो काम नहीं कर पा रही है?
वो ये भी एक वजह है जब आपके सारे मिनिस्टर्स इदारों की बजाय, मतलब 3 इदारे आपके पास, नैब है, आपके पास FIA है, आपने जो नई टास्क फोर्स बनाई, पता नहीं कौन, क्या नाम है, शहजाद अकबर या अकबर शहजाद, जो भी हैं, आपके ये 3 इदारे हैं जिनको काम करना चाहिए। ये हुकूमत और पूरी पार्टी सुबह उठती है एहतसाब करना शुरू कर देती है हर किसी का। वही आपका काम नहीं, अब आपके पास वजारतें अपना एहतसाब तो नैब कर रहे हैं, नैब का चेयरमैन आपने और नून लीग ने मिलकर लगाया था। डिबैकल्स हो रहे हैं। नहीं, देखिए चेयरमैन का इशू नहीं है। आज जो उन्होंने नैब के हवाले से बात की, एक फर्द का इशू नहीं है, इशू है कि किस तरह से कोई इदारा आगे मूव करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका तरीकेकार क्या है। मतलब गिरफ्तारी है, मेरे इस पहले दिन से सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है कि गिरफ्तारी कम से कम अदालत को दे दें, नैब सफिशिएंट सबूत ले जाकर रखे। किसी को आप इंक्वायरी शुरू होने से पहले गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, किसी को रेफरेंस पे, और किसी को रेफरेंस भेजकर भी नहीं गिरफ्तार कर रहे। तो ये मतलब अजीबोगरीब तमाशा है। मतलब कि आप स्पेस तो देना चाह रहे हैं ना, अभी तो 60 दिन हुए हैं, पीपल्स पार्टी ये तो चाहती है ना कि काम करने का मौका दिया जाए तहरीक इंसाफ को, स्पेस तो देनी चाहिए। नहीं, हम ही मौका दे रहे हैं। शाजिया देखें, ये एक बुनियादी बात, अगर हम नहीं चाहते तो ये पहले दिन ये सेटअप ही ना रहता। आप उस दिन नौजवान चेयरमैन ने, बिलावल भुट्टो ने, जो 25 को इलेक्शन हुआ, 28 को जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी कंफ्यूजन दूर कर दी, और ये भी कहा कि ये चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेरी मां को डिनाई किया गया था, ये हुकूमत बनाए, हम इनके साथ खड़े। हम अब भी कहते हैं, लेकिन अगर ये रोज एक खुद को हमला अपने ऊपर करें तो भाई उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है, सही ये खुद है। चलिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी खान साहब ने, उसका मैं जिक्र करती हूँ। लाली साहब का जरा कमेंट ले जी। लाली साहब देखिए, मेरा गिला जो है ये अफसरों के खिलाफ नहीं है, ये अफसरों को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और वो पूरा जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि जब आप उनके लिए काम करें, नॉट एज अ पब्लिक सर्वेंट मगर एज अ प्राइवेट सर्वेंट्स, तो वो खुश होते थे, आपको प्रमोशन देते थे, आपको अच्छे ओहदे मिलते थे। मैं उनको, और मैं समझ सकता हूँ, देखिए मैंने भी बीबी के लिए काम किया, और कभी कभी ये पर्सनल और ऑफिशियल रिलेशनशिप जो है बड़ा मुश्किल है इसको अलग रखना। मैं बीबी को बड़ा एडमायर करता था, साथ साथ उनके फैसले के मैं खिलाफ था, तो ये आसान काम नहीं है। इन्होंने ये काम को छोड़ के उन्होंने सोचा कि ये हम पब्लिक नहीं उनके नौकर हैं। चलो ठीक है, होता है, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको किसी ने ये बताया था, किसी ने आपको पूछा था, चलिए आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में क्या आपको पता था कि शायद आई डोंट थिंक कि इमरान खान साहब को ये पता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जब लोग आके ऐसे ऐसे ओहदे पे बैठते हैं, ऐसे ऐसे फाइल्स देखते हैं, और उनका इससे पहले एक ग्रुप है, एक क्लैन है, आपको मैं क्या बताऊं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते नहीं है कि कोई और अफसर विद अ क्लीन रिकॉर्ड नहीं है? क्या कोई और ग्रेड 22 नहीं है जो इतना नजदीक? एक और बड़ी आम बात की उस्मान डार साहब कल प्राइम मिनिस्टर ने कि ऑपोजिशन सुलह के लिए दबाव डाल रही है और कहा जा रहा है कि सुलह कर लें, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है? कोई एनआरओ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुकदमात खत्म कर दें, नैब से जान छुड़ा दें, क्या इसमें कोई हकीकत है भी? देखिए, पहले मैं हलाली साहब की बात का जवाब दे लूं। कोई भी ऑफिसर जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो उनके ऊपर मैं एक बात कर लूं सिर्फ क्विकली, तो उनके ऊपर इंक्वायरीज चलती हैं। किसी के ऊपर अगर इंक्वायरी चल रही है तो ये नहीं कि वो करप्ट साबित हो गया, जब तक फैसला नहीं आ जाता फिर बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गैर मुनासिब बात है जिनके ये नाम ले रहे हैं, जो उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये लोग ठीक हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, हलाली साहब इंशाअल्लाह ताला इनको पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। वैसे आप लोग इखलाकियात की बात करते थे कि अगर किसी पे इल्जाम भी है तब तक वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकता। इखलाकियात का तकाजा ये होता है कि वो पहले अपने आप को क्लियर करवाए, फिर आकर कुर्सी संभाले। ये आप लोगों की बातें हैं। दूसरा शाजिया, मैं चौधरी मंजूर साहब को, और दूसरा मैं चौधरी मंजूर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चूँकि कराची जो है वो कैपिटल है सिंध का,
तो आज सिंध के लोगों ने कम अज कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में वोटों की शक्ल में करारदाद जमा करा दी और 2 सीटें हम जीत रहे हैं वहां से। वो पीपल्स पार्टी की पॉकेट थी भी नहीं, रिजल्ट भी आ जाएगा। वो एमक्यूएम वहां से जीतती आई है, वो नहीं, लेकिन वहां तो है ना ये अच्छा ठीक है ना ये। मुझे बताएं ऑपोजिशन में 2 बड़ी जमातें हैं ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कौन दबाव डाल रहा है आप लोगों पे? वाले कम से कम हमारे खिलाफ वोट करते। डार साहब ऑपोजिशन में 2 बड़ी जमातें दबाव कौन डाल मास्टर है? शाजिया एनआरओ के तो ये मास्टर है। एक ने पाकिस्तान से जाने के लिए एनआरओ लिया डिक्टेटर मुशर्रफ से, दूसरी जमात ने पाकिस्तान में आने के लिए एनआरओ लिया। तो ये कहना कि ये कभी एनआरओ लिया ही नहीं, लोगों ने कौम जानती है बड़ी अच्छी तरह, प्री बार्गेनिंग की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी बिकाऊ नहीं है। इमरान खान कैटेगोरिकली कह चुके हैं पार्लियामेंट में, कोई मुकमका नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, और जिसने लूटमार की है कौम एहतसाब होता शाजिया देखना चाहती है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जहां जहां करप्शन हुई है गुज़श्ता 10 सालों में हम निशानदेही करेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है जिस महकमे में, जिस इदारे में, और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के सामने हम बिजली के दोनों का कमेंट बनता है कि ये लोग आप लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं एनआरओ के लिए, सुलह के लिए। मुझे ब्रेक लेने ब्रेक के बाद आती हूं। चौधरी मंजूर साहब आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा, आप लोगों पर इल्जाम है, आप जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक पे आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। चौधरी मंजूर साहब, कैसी सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं आप लोग? कल कैटेगोरिकली बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। पहली बात यह है कि हम कोई किसी पे दबाव नहीं डाल रहे और हमें कोई जेलों वेलों से डर भी नहीं लगता। ये जिनको लगता होगा वो करें और ना करें। दूसरी बात देखिए, आज भी जो जरदारी साहब ने बात की उसको समझ गए, इनको तो समझ आनी नहीं है, ना पॉलिटिक्स समझ आती है, ना कोई चीज। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो केसेस थे वो मियां नवाज शरीफ ने बनाए, ये 2014-15 में बने, उस पे ये सारा कुछ हो रहा है। अब हम इनसे ये गुजारिश करते हैं, अगर इनको समझ हो तो ये समझदारी दिखा दें थोड़ी सी। हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट में केस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ये गवर्नमेंट बेचारी क्या रिलीफ दे सकती है? कुछ भी नहीं दे सकती। अब इस बात का कोई तो पस मंजर है ना कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कौमी असेंबली में भी एनआरओ की बात करी थी। वो कोई और डाल रहा होगा ना, जहां पे जा रहे हैं, जहां पे तशरीफ लेकर जा रहे हैं, या तुर्की या चाइना, या उनको बताना भी चाहिए ना कौन दबाव डाल रहे हैं। तो फिर बताना चाहिए, मैं खुद तो नहीं दबाव डाल सकता ना, कोई और दबाव मेरे लिए डाल सकता है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि देखिए, हम इनको सिर्फ इतना कहते हैं कि इन्होंने कहा था हुकूमत से शुरू होगा। अगर जहांगीर खान तरीन साहब के ड्राइवर और कुक के नाम पे यही अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, चूंकि अगर ओमनी ग्रुप का हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, अगर इनका हो तो ट्रेड अकाउंट है, तो उनको कब गिरफ्तार है? उस्मान साहब, डार साहब बताएं उनको कब गिरफ्तार कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा था अक्रॉस द बोर्ड होगा, सबके लिए होगा, हुकूमत से शुरू होगा। बताइए, बिस्मिल्लाह कीजिए बस। अदालती और नैब आजाद है, जिसने भी किया है। वो कह रहे हैं नैब आजाद है। नहीं, ये केस नैब के पास नहीं, एफआईए के पास है। चोई साहब को ना, एफआईए के पास, आपको दावत देता हूं। एक सेकंड साहब, अगर ये एफआईए के पास, अगर एफआईए हुकूमत के पास, आप दोनों जमातों ने मिलके बनाई, नहीं, नैब, ये केस नैब के पास नहीं है। आप जमातों ने मिलके बनाई, अगर नैब में कवानीन करनी है तो कर लेते हैं। नहीं, हमने नहीं कोई डायरेक्शन आई है तो बता दे जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इंक्वायरी की। सही, जावेद अब्बासी साहब, इस वक्त तो अगर देखा जाए कि नून लीग पर नैब का शिकंजा सख्त है, नून लीग पर नैब का शिकंजा सख्त है, जावेद अब्बासी साहब, कहीं दबाव आप लोगों की तरफ से तो नहीं है? नहीं, अगर फेक अकाउंट्स हो तो क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो एक सियासी शोशे हैं जो रोज इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने ये कोई ना कोई नया शोशा जरूर छोड़ते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, उनमें इतनी सियासी जरूरत होनी चाहिए और अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि वो लोगों के नाम बताएं कि किसने उनसे बात की थी, और पार्लियामेंट में आके बताएं, सारी कौम के सामने बताएं अगर किसी ने बात की थी। हमारे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब का केस था, नैब ने कह दिया कि कोई करप्शन का केस नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन आकर नेशनल असेंबली में सारी चार्जशीट के सामने रखी है कि मुझे बुलाया गया था, केस क्या था, और अभी कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा कि केसेस क्या है। एक बात आप देख लेंगे, जब से ये हुकूमत में आए
पहली दफा इन्होंने आकर कहा कि हम महंगाई नहीं करेंगे, इन्होंने वो महंगाई के तूफान जिस तरह लोगों पर गिराया। फिर इन्होंने कहा अगर हम IMF में चले गए तो जाने नहीं जाएंगे नहीं, हम खुदकशी कर लेंगे, आप उनके दरवाजे पर खड़े हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसी मुल्क के पास मांगने नहीं जाएंगे, हर हफ्ते किसी और मुल्क के पास आप जा रहे हैं। और जो बेगिंग बॉल था ना, जिसको कहते थे कि ये जो है हम इसको तोड़ेंगे, उसका साइज बढ़ा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम डैम के लिए चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करेंगे। फिर इन्होंने हर हफ्ते एक नई बात करते हैं, ये एक नई इसलिए करते हैं कि जो असल इनकी कारकर्दगी थी, जो असल काम करने वाले थे, जो इनकी टीम आई थी कि इकानमी ठीक करेंगे, इन्होंने उसको आप देख लें कि आप माशी हालात इन्होंने आज कहां पहुंचा दिए हैं। आज डॉलर कहां पहुंच गया है, आज रुपये की वैल्यू कहां पहुंच गई है, आज महंगाई का तूफान कहां खड़ा है। और ये आज नई बात करके तवज्जो सिर्फ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ना हमने पहले इनसे एनआरओ की बात की, ना कोई जमात इनसे बात करने के लिए तैयार है, अगर कोई अखलाकी जरूरत रखते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये हर दिन हर हफ्ते जिस तरह कंटेनर पर खड़े होकर इल्जाम लगाया करते थे नए नए जमातों पर, उस तरह ही वही तरीका इन्होंने अख्तियार कर लिया है कि एक नया शोशा छोड़ दें, अवाम की तवज्जो उस तरफ ले जाएं, ताकि लोग ये ना पूछेंगे आपने खुदकशी नहीं की, आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं, आप ममालिक के पास जाकर क्या मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो टीम आपकी कहाँ गई है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेचने में और गाड़ियां बेचने में तो जरूर लगी हुई थी, उसके बाद वो टीम आज कहाँ काम कर रही है। तो कोई इनसे एनआरओ नहीं कर रहा, कोई इनसे बात नहीं कर रहा, और इखलाकी जरूरत का तकाजा है। और मैं डिमांड करता हूं कि इमरान खान साहब कौम को ये एतमाद मिले और कौम के साथ बताएं कि किस जमात ने किस वक्त दबाव डाला है, एनआरओ की बात की है। बिल्कुल सही, सच है तो उन्हें कौम के सामने बिल्कुल इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब अब्बासी साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब तो ये भी कहते थे मैंने मुशर्रफ के साथ एनआरओ नहीं किया, मैंने मुआहदा नहीं किया, फिर 5 साल 8 साल 10 साल कौम ने देखा। मैं एक गुजारिश कर लूं। जी 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 मैं एक गुजारिश कर लूं। डार साहब ने अभी फरमाया था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एनआरओ करके पाकिस्तान वापस आई थी। वो तो मुशर्रफ तो जफर अलाली साहब बहुत सीनियर, आप भी उस वक्त आपको भी पता है, वो तो रोक रहा था। वो तो कहता था कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस ना आए। इसी पे तो झगड़ा हुआ था, इसी पे तो वो सारी ईमेल जो मार्क सीगल की और बाकी जो सारा केस चला मुशर्रफ पे। और क्या केस है, यही तो है। वो तो चाहता था बीबी ना, और अगर बीबी नहीं आती तो नवाज शरीफ नहीं आ सकता था। बीबी ने तो सारा कुछ तोड़ दिया था, बीबी ने नेगोशिएट किया था उसकी यूनिफॉर्म उतरवाने के लिए। मैं लंदन की मीटिंग में मौजूद था, हमसे पूछा कि उसकी ताकत क्या है, हमने कहा यूनिफॉर्म। जब तक वो यूनिफॉर्म पहन के बैठा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही। तो उसने कहा मैं फिर पहले यूनिफॉर्म उतरवाऊं इसकी। तो इसके लिए आप लोगों ने मुफाहमत की, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी आम बात, पीटीआई हिलाली साहब अब ये कह रही है, फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम जो है ये विफाक का कत्ल है, हम इसमें तब्दीली, इसको ना हम तब्दील करेंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी मजाक सी बात लगती है। आप देखें तो सही, सेनेट में आप लोगों की मेजोरिटी क्या, आप लोगों के तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। आप तो कोई तब्दीली कानून में लाना भी चाहें तो नहीं ला सकते। शाजिया कुछ हद तक तो ये बिल्कुल सही है, इनके पास नंबर्स नहीं है, ये तब्दीली नहीं ला सकते 18th अमेंडमेंट को। मगर 2-4 चीज़ें जल्दी से अगर मैं आपको बता दूं, 18th अमेंडमेंट का एक नुक्स तो ये था ना कि जब फेडरल बजट से आपको पैसे मिले प्रोविंस को, उसके बाद इससे पहले 10 मिलियन से ज़्यादा रुपया मिले तो वो ऑडिट होता था, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी होता था। अब इनको जो पैसे मिल रहे हैं उसका कोई ऑडिट नहीं है, उनका शेयर वो तो कोई ऑडिट नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, एजुकेशन प्रोविंस का अगर आप एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया एजुकेशन को, तो भाई सिलेबस क्या है आपका, आपने क्या तैयारी की थी? आपका सिलेबस अगर पंजाब का सिलेबस से मुख्तलिफ हो और बलूचिस्तान का सिलेबस से मुख्तलिफ हो, तो जैसे मैं कहता रहता हूं, एक दिन वो आएगा कि आप अपने डिग्रीज नहीं रिकग्नाइज करेंगे। तो ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होना चाहिए था। एक और बात, जब 2008 में मेरे ख्याल ये 12 कब हुआ था ये 18th अमेंडमेंट? 2008 में 2010 में 2010 में 2010 में जब ये अमेंडमेंट आई थी तो 40% सिंध बिलो द पॉवर्टी लाइन थी। अब शाजिया 75% सिंध पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये क्या बेनिफिट आया है आपको? सही। बलोचिस्तान
28% स्कूल। ये जितनी भी आप खामियों की बात कर रहे हैं, अगर इसमें बहरहाल अगर इसमें चेंजिंग्स चाहिए तो पीटीआई को मेजॉरिटी तो नहीं है इनकी सेनेट में, उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। शाजिया नहीं, मैं एक दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि ये दो चीजें ऐसी हैं, 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड। आप सूबों को बिल्कुल दुनिया के अंदर बड़े मॉडल्स हैं, स्विट्जरलैंड भी मॉडल है जहां पे बिल्कुल कानून अपना है, हर चीज अपनी है, आइन अपना है, झंडा अपना है, तो वो भी बैठे हुए। देखिए सेंट्रलिस्ट माइंडसेट के साथ अब आप पाकिस्तान को चला नहीं सकते। 18वीं तरमीम नहीं होती तो आप जरा जाकर देखिए बलूचिस्तान में क्या था। 2008 में तो सारी जमातें बाइकआउट करके बैठी थी। हम तो वापस उनको उठाकर कौमी धारे में वापस लेकर आए और उन्हें कहा कि हमने बगैर गोली चलाए आपको 50% राइट्स दे दिए। सो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। हाँ, मैं जफर अनाली साहब की एक बात तस्लीम करता हूं कि सूबों को उस तरह से वो प्रिपेयर नहीं थे और उनकी प्रिपरेशन चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से अपग्रेड होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। जावेद अब्बासी साहब इस पे कोई भुट्टो साहब ने 10 साल मांगे थे, इसीलिए लास्ट कमेंट मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात। 10 साल जी मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं कि ये एक फिर तवज्जो हटाने के लिए बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल कानून भी पाकिस्तान में पास नहीं करवा सकते। 18th अमेंडमेंट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और ना ये छेड़ सकते, ना इनको इस वक्त छेड़ने को देगा। ये सिर्फ ऐसी जो असल इशू है पाकिस्तान के, उनसे तवज्जो हटाने के लिए इनके वुज़रा ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि ताकि लोगों को असल इशू के पता चले। अभी डार साहब बात कर रहे थे, वो कहते थे कि हमने सिंध में रिफरेंडम हो गया है। अगर सिंध में रिफरेंडम हो गया है तो आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। बाई इलेक्शन वहां दूसरी जमातें जीत रही है, तो जरा उस पर भी ख्याल रखें। फिर मेरी डार साहब से ज्यादा सीटें जीती हैं, डार साहब मेहरबानी करके इल्जाम न लगाएं। आप हुकूमत में सीटें तो देखें कौन ज्यादा जीता। अगर क्लोजिंग देनी है, सबसे ज्यादा एक्शन लगाएं, लेकिन आप इल्जाम लगाने का वक्त एक्शन करके दिखाएं। 10 सेकंड्स डार साहब मुझे क्लोजिंग 10 सेकंड ये है कि मैं इन दोनों जमातों से पूछता हूं कि पहले आइन पढ़ के आए। आइन पढ़ के आए, कहां आइन में लिखा है कि अगर सूबे जो है मेरी बात सुने जरा। मैं कह रहा हूं कि आइन में कहां लिखा है कि सूबे ठीक काम ना करें तो वफाक जो है वो खुसूसी हिदायत जारी नहीं कर सकता या वफाक कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। कहां लिखा है? सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक देते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।